हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर में बेसिकली दो टर्म्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर में बेसिकली क्या करना है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पर्सन्स। ये दो पर्सन्स कौन होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, ये एक एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के बीच में एज पर लॉ। ठीक है, ये दो पर्सन बेसिकली कौन है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। करना क्या है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब कंप्लीट करना है आपको, क्या काम करना है, द वर्क ऑर्डर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के बीच में। वो दो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली क्या है, जो काम फिनिश करेगा, मतलब जो काम लेकर फिनिश करेगा। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जो इस तरह का वर्क ऑर्डर आपको देगा कि आपको ये फिनिश करना है। तो बेसिकली एग्रीमेंट जो हो रहा है वो बेसिकली क्या चीज़ का एग्रीमेंट है कि आपको एक वर्क ऑर्डर आपको फिनिश करना है। ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा। काम फिनिश करने के बाद जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मनी है वो कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, ये एक एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के बीच में। ठीक है, वो दो पर्सन्स कौन होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी वन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर वन हु एग्जीक्यूट्स द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ का एग्रीमेंट है कि आपको एक वर्क ऑर्डर या असाइनमेंट आपको पूरा करना है। ठीक है, ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक साल के अंदर में भी खत्म हो सकता है या एक साल से ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क may be executed within a year or more than a year। बेसिकली इसमें कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट्स कवर नहीं होता है, यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग बोलने का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको इंजीनियर या टेक्निकल सर्वेयर का हेल्प लेना पड़ता है। हेल्प इन द सेंस मतलब उनका सर्टिफिकेशंस मेन रिक्वायर्ड है। उनका जब तक सर्टिफिकेशन मिलेगा नहीं तब तक आपका काम को पूरा माना नहीं जाएगा। ठीक है, बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, ये एक बेसिकली एग्रीमेंट हो गया। क्या चीज़ का एग्रीमेंट है कि आपको एक वर्क ऑर्डर या असाइनमेंट पूरा करना है। ये दो पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। वो दो पर्सन कौन है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, काम आपको एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्क या तो आप एक साल के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। ठीक है, पार्टीज बेसिकली कौन हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दो ही पार्टीज है, एक है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, वन हु अंडरटेक्स एंड एग्जीक्यूट्स द वर्क ऑर्डर। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसको फिनिश करने का एग्रीमेंट पे साइन करता है कि हाँ ये हम काम करके आपको देंगे, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। वन हु अंडरटेक्स एंड एग्जीक्यूट्स द वर्क कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूट्स द वर्क ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, वन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी बेसिकली वो पर्सन होता है जो इस तरह का काम आपको देता है कि आपको ये काम आपको करके देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग इस तरह का काम ले रहे हैं, ठीक है। किस तरह का काम है, एक तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ही काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर है, जो हम बोल रहे हैं कि वर्क ऑर्डर आपको मिल रहा है या बड़ा बड़ा असाइनमेंट्स मिल रहा है, वो बेसिकली असाइनमेंट्स क्या क्या है, बिल्डिंग्स बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, डैम्स बनाना है, फ्लाईओवर्स बनाना है। जनरली इसी तरह का काम है, जो बड़ा बड़ा सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसी तरह का काम है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग ले रहे हैं, मतलब खास करके कॉन्ट्रैक्टर जो ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो उसको लेने में, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में दुनिया भर का खर्चा आता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ तरह का कॉस्ट आएंगे, तो उन कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये नहीं कि हर तरह का खर्चा जो होते जा रहा है लेते ही जा रहे हैं। खर्चे लेने हैं, बहुत सारे आउटफ्लोज रहेंगे, आपका पैसा बहुत तरह से जाएगा, लेकिन हर आउटफ्लोज को कैसे टेक्निकली लेना है, फिर कैसे उनका प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह का कैलकुलेशंस के लिए जो हम लोग कॉस्टिंग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और नाम है टर्मिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर में क्या लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स असर्टेनमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस कॉस्टिंग के अंदर में आप कॉन्ट्रैक्ट के सारे कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर में हम क्या बोल सकते हैं, और इसके अंदर में, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। इट इज एन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, यहां पर जो काम कर रहा है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो एक काम फिनिश कर रहा है, उसका मन नहीं आएगा कि हमको एक बिल्डिंग बनाना है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टी से उसको जब वर्क असाइन होगा तभी वो काम करेगा, मतलब एक तरीके का स्पेसिफिक ऑर्डर है ये, ठीक है। मतलब आपको ऑर्डर मिलेगा कि आपको इस तरह का बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तभी आप इस तरह का काम करोगे। तो ये जो कॉस्टिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये बेसिकली एक तरह का क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे, दुनिया भर का प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का मेथड्स अपनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बोलने का मतलब और क्या है, एक तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट करने के तरह तरह के टेक्निक्स रहेंगे, ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, हेयर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप सेपरेट कॉस्ट यूनिट बोलोगे, ठीक है। मतलब अगर आपको एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का अपना खर्चा लग रहा है, तो जाहिर सा बात है उसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट्स वो मिक्स नहीं कर सकता है। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको पहले एक सेपरेटली उसका कैलकुलेशंस होगा, उनका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, तब जाकर उनका एक सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, ये एक तरह का जॉब कॉस्टिंग है। इट इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई तरह का जॉब मिला है, कोई तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है, तब उसी के हिसाब से आप काम किए जा रहे हैं, तो ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। नंबर 2, ठीक है। वैसे जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर स्पेसिफिक, तो ये भी एक तरह का क्या है, कस्टमर स्पेसिफिक है। कस्टमर बोलेगा कि हमको इस तरीके से काम करके चाहिए, काम चाहिए हमको, तो हम कॉन्ट्रैक्टर वैसे ही उसी तरीके से काम उसको फिनिश करके देंगे, ठीक है। दूसरा बात करें तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स
आर कंसिडर्ड हेयर। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ही यहाँ पे कंसिडर होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्वेयर्स से ही हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वर्क रहेगा वो बेसिकली हमको कहाँ करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइट पे, मतलब प्रॉपर साइट पे जाके हम लोग को वहाँ पे काम फिनिश करना है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज एग्जीक्यूटेड at the site of contract। ठीक है, नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर छोटा हुआ तो साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साल भर से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क may take short or long term duration। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने में कम समय भी लग सकता है, ज़्यादा समय भी लग सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट का है, समझ में आ रहा है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ह्यूज अमाउंट का है, तो प्रॉफिट और लॉस भी हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। ईच कॉन्ट्रैक्ट is of huge amount, hence profit oblique loss should be computed separately। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हाथ में लगेगा, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली डील करना है। ठीक है, सेपरेटली डील करने के लिए मतलब क्या करना होगा, हमको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग सारे खर्चे एक तरफ रखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड जो इनकम्स होंगे वो हमको क्रेडिट साइड में अपना रखना पड़ेगा, और जाहिर सा बात है फिर डिफरेंस हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, बस यही सीखना है कि यहाँ पे इनकम्स किस तरीके से बुक करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में खर्चे आराम से पता चल जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में इनकम कैसे देखना है यही चीज़ मेन समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होगा, नाम से ही समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होगा, जहाँ पर बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स यही सब बनाना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is applicable in construction industry। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली कौन से क्या क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स, शिप बिल्डिंग्स, एयरक्राफ्ट्स, एक्सेट्रा। जितना भी हम एग्जांपल दिए देखिए कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे सब का सब ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बनाते चल जाओगे, भी सब बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर है, जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा उसी हिसाब से आपको बनाना है, चाहे वो बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, डैम्स है, फ्लाईओवर्स है, शिप बिल्डिंग्स है, वॉट। ठीक है, आगे बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट
दो तरह का होता है। वैसे एक और तरीका है, मतलब एक और वैरायटी है, वो भी बता देंगे। पहला है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, सॉरी। सबसे पहले फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि हम आपका वर्क ऑर्डर फिनिश करेंगे, और उसका प्राइस जो है पहले से ही तय कर लिया जाता है कि हम इतना टाइम में फिनिश करके दे देंगे, तो हमको भाई इस काम को पूरा करने का इतना रुपया चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेयर contract price is fixed at the time of signing the contract। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही अगर आप प्राइस अपना पहले से ही फिक्स करवा लिए कि देखिए हमको इतना रुपया तो चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, तो ऐसा तरह का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से फिक्स कर लिया जाएगा इन एडवांस। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली इस तरह का कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जैसे प्राइस पहले से फिक्स करवा लोगे, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, प्रिडिक्शन करना थोड़ा ईजी होता है कि हमारा एक इतने टाइम में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसमें इतना खर्चा लग सकता है, तो ऑब्वियस सा बात है उसमें कुछ प्रॉफिट रख के अपना वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले से ही फिक्स करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, ये अगर मान लीजिए इस जगह लगेगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कहाँ अप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे पहले बताते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जनरली अप्लाइज ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपका लंबा समय के लिए चलने वाला है। ठीक है, मतलब लंबा समय मतलब आराम से 3 साल 4 साल 5 साल, आराम से उससे ज़्यादा भी टाइम चल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर या ऐसे कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ही होगा, लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ही होना चाहिए। बेसिकली कब है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर उसको लगता है कि पहले से मेरा प्राइस बोलना सही नहीं है, तो वो क्या करता है कि मतलब उनका बोलना है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन हम अपना हाथ में लेंगे, उसको हम लोग पूरा करेंगे, उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसको आपको हमको रिम्बर्स करना पड़ेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर अपना कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में जितना भी उसका खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा एक तरफ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टी से बोलता है क्या कि हमारा ये जितना खर्चा लगा है ये तो चाहिए, प्लस एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम अपना जोड़ लेंगे, वो प्राइस आप मेरे को पूरा दे दीजिए, वही हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनको चाहिए। कॉस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा लग रहा है वो, प्लस एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो उन लोग को चाहिए। कोई अपना फिक्स प्राइस वो तय नहीं करना चाहता, उनका बोलना है भाई हमारा जो एक्चुअल खर्चा लग रहा है वो पोर्शन प्लस हमारा एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, वही पैसा हमको चाहिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यही होता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कॉस्ट होगा वो प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो अपना जोड़ लेते हैं, और ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में यही है।
बेसिकली याद रखिएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एक एस्टिमेशन नहीं पता चल पाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा जाएगा। ठीक है, तो जब ऑब्वियस सा बात है कि ये एस्टिमेशन तब आपका काम नहीं करेगा जब आपको पता ही चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लंबा समय के लिए चलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जनरली अप्लाइज वेयर contract duration cannot be estimated। कॉन्ट्रैक्ट का वक्त कितना लगेगा ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई कई बार कॉन्ट्रैक्टी से अपना प्राइस फिक्स करवा लिया, लेकिन एक क्लॉज डलवा लेता है कि अगर हम काम तो ले लिए उसमें प्राइस भी हमारा फिक्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन के कारण से या कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ के कारण से, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, जिसके कारण से उसके बिजनेस में, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ खर्चे ऐसे अचानक से बढ़ गए, उनका प्रेडिक्शन अचानक से ही फेल हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एस्टिमेट किया गया है कि वो 5-6 महीना में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पहले से फिक्स कर लिया गया। ठीक है, अब इन फ्यूचर क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टल रहा है। ठीक है, अच्छा कोई भी प्रॉब्लम आ जाने के कारण से कॉन्ट्रैक्ट को टालना पड़ रहा है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट टल रहा है, मतलब एक्सटेंड हो रहा है, तो बिजनेस में कुछ कुछ खर्चे हैं जो बढ़ने लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए मटेरियल का कुछ प्राइसेस बढ़ गए, लेबर के कुछ वेज के रेट बढ़ गए, ओवरहेड के खर्चे बढ़ गए, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर का जो पहले से कोट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो फेल हो जाता है, उसका एस्टिमेट फिर माने गलत हो जाता है। तो फिर वो एक क्लॉज पहले से डलवा लेता है जिसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज, कि अगर इन फ्यूचर मटेरियल, लेबर या ओवरहेड्स के किसी भी एक्सपेंसेस के अगर कॉस्ट इन्फ्लेट करते हैं तो हमको वो जितना पोर्शन इंक्रीज होगा उतना पोर्शन से हमको अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ाना है। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा कि क्लॉज में वो कितना % वो बढ़ाना चाहता है, जितना पोर्शन से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये क्लॉज में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इन जनरली कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है कि अगर इन फ्यूचर इन्फ्लेशन के कारण से अगर कोई भी कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक्सटेंड होने के कारण से कुछ खर्चे अगर इंक्रीज होने लग गए, या वॉट एवर इन्फ्लेशन के कारण से मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के खर्चे बढ़ गए और कॉन्ट्रैक्टर का एस्टिमेट अगर बिगड़ रहा है, तो अगर वो क्लॉज डलवा लिया है कि हम अगर इन सब चीज़ों का खर्चा अगर बढ़ेगा तो आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर में जो इंक्रीज इन प्राइसेस का पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इंक्रीज कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज में यही है। वैसे एक और क्लॉज होता है डिस्केलेशन क्लॉज, कि अगर महंगाई के कारण से अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो डिस्केलेशन क्लॉज ये बोलता है कि अगर डिफ्लेशन हुआ, तो अगर किसी चीज़ का दाम गिरा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको गिराना भी पड़ सकता है। वैसे इंडिया में डिस्केलेशन क्लॉज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब बेसिकली इंडिया में मोस्टली इन्फ्लेशन ही है जनरली। ठीक है, तो जिस जिस चीज़ का दाम बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आपको वो पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कितना % बढ़ाना है उसके लिए आपको एस्केलेशन क्लॉज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विथ एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा, देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, प्लस आपको एस्केलेशन क्लेम जोड़ना है। जिस चीज़ का दाम बढ़ रहा है उसका आप क्लेम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो लेबर का हो, या फिर ओवरहेड्स का हो। ठीक है, इसका जितना से दाम बढ़ रहा है उतना पोर्शन से आप क्लेम कर रहे हैं, और फाइनली जो प्राइस आएगा उसको हम लोग फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, सारा टाइप पढ़ लिए, सारा वैरायटी पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सा बात है कॉस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, क्योंकि जो जो आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हो वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने में आपका क्या खर्चा आया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में, उस खर्चे के अगेंस्ट में क्या क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, मेरा ये बोलना है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में ये बेसिकली किसको कैलकुलेट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का ही खर्चा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया है, उसको पूरा करना है।
तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में उसका क्या खर्चा लग रहा है, उसके अगेंस्ट उसका क्या रेवेन्यू है, वो आपको देखना है और फिर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो वो कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा टाइप बोलने का मतलब कि वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है कि वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो पहले हमको ये जानना है कि सिचुएशन क्या है। कि जो आप जिस कॉन्ट्रैक्ट का आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का खूबी क्या है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का खूबी का मतलब है कि जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर इस साल आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो आपको करंट अकाउंटिंग ईयर में ही उसको फिनिश कर देना होगा। ऐसा अगर आपको कोई सम्स में दिख रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसी साल काम लिया और उसी साल ही कंप्लीट कर दिया, करंट अकाउंटिंग ईयर में ही उसको फिनिश कर दिया, तो उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और एक और है जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। अगर मान लीजिए आप पिछले साल प्रीवियस ईयर में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं लेकिन उसको करंट अकाउंटिंग ईयर में फिनिश कर दिए तो भी उसको भी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए करंट ईयर में। तो इसके अंदर में दो खूबी कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड इन करंट ईयर एंड कंप्लीटेड इन करंट ईयर। अगर आप इसी साल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते और इसी साल कंप्लीट कर देते तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और एक क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर में, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर बट कंप्लीटेड इन करंट ईयर, लेकिन आप करंट ईयर में आप उसको फिनिश कर देते हैं तो भी उसको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। ठीक है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का की खूबी क्या है भाई? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का खूबी क्या है कि वो कंप्लीट हो जाना चाहिए करंट ईयर में। चाहे आप इस साल काम कंप्लीट, चाहे आप पिछले मैंने इस साल स्टार्ट करके इस साल कंप्लीट कर दें, या चाहे पिछले साल स्टार्ट करके इस साल कंप्लीट कर दें, लेकिन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए करंट ईयर में। ठीक है। और जैसा कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का नाम से समझ में आता है क्या, ये नाम से ही समझ में आता है कि इस साल तो भाई ये कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। ठीक है। मतलब हम ऐसा बोलें कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड इन करंट ईयर but remains incomplete in current year। ठीक है। तो एक और केस हो सकता है कि अगर हम पिछले साल कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए, अगर इस साल भी उसको फिनिश न कर पाए तो उसको भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर या तो आप इस साल स्टार्ट करके इस साल फिनिश नहीं कर पाए, या तो पिछले साल स्टार्ट करके इस साल फिनिश नहीं कर पाए, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी पे रह सकते हैं और होता ही है। सिलेबस में सारा क्वेश्चन, सारा जो है मोस्टली क्वेश्चन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। एक ही दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगा। ठीक है। लेकिन क्या है कि इसको पढ़ना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिल गया कि आप
करंट ईयर में कोई काम लिए हैं, ठीक है, उसको इस साल पूरा नहीं कर पाए, तो करंट ईयर में वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जैसा रहेगा। और अगर मान लो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया, तो अगर नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट हो गया तो उसका अकाउंटिंग के लिए आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट सम्स ज़्यादा नहीं आ सकता है, लेकिन अगर कोई सम्स ऐसा दे दिया कि वो करंट ईयर में इनकम्प्लीट है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा और आपको दोनों ईयर का अकाउंटिंग करना है, तब आपको जो नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट होगा उसके लिए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट भी सीखना जरूरी है। अकाउंटिंग कैसे होगा, मतलब फॉर्मेटिंग, तो हम लोग को सारा अकाउंटिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में करना है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए कुछ नहीं करना। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है ये इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट नंबर होता है, अगर दिया है तो ठीक है, मतलब कोई कोड अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख दीजिए, अगर है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर का जो कोड है वो आप दीजिए, ठीक है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बेसिकली क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट बेसिकली कैसे कैलकुलेट होगा, एक तरफ खर्चा एक तरफ इनकम रखो, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है कि क्या क्या खर्चे लेने क्या क्या इनकम्स लेने हैं। सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए हम इन जनरल अगर हम बिल्डिंग ही बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मटेरियल्स खरीदना होगा, ठीक है। लेबर को पेमेंट देना होगा, लेबर हो गया या वेजेस जो भी बोल लीजिए, ठीक है। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेमेंट करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली याद रखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करता है तो अगर मेन फोकस उसका बिल्डिंग बनाने पे है तो उसका कुछ कुछ पोर्शन, जैसे मान लीजिए क्या कि बिल्डिंग अगर बन रहा है तो बिल्डिंग को फिनिश करने के बाद उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करना है, पाइपलाइन का काम करना है, पेंटिंग का काम करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग बेसिकली, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली वो नहीं करता है। तो इस तरह का काम जो छोटा छोटा है, जैसे वायरिंग का काम, पाइपलाइन का काम, वो बेसिकली क्या करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को हायर करके उनसे पूरा करवाता है। तो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो अपने अंदर में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को रखा है उसको जो पेमेंट देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो भी एक खर्चा है। सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस देख लीजिएगा, और क्या ओवरहेड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एसेट्स इन्वॉल्व है, ऑब्वियस बात है कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करने के लिए बड़ा बड़ा मशीनरीज लगेगा, तो उसका कॉस्ट नहीं ले लीजिएगा, उसका हम लोग को डिप्रिशिएशन लेना है, जो जितना पोर्शन वो यूज़ हो रहा है। तो हम लोग को क्या लेना है, टू डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स, ठीक है। डिप्रिशिएशन का खर्चा बुक करने का दूसरा तरीका भी है। आप यहाँ पे प्लांट परचेजेस लिख सकते हैं कि आप प्लांट कितने रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाके लिख दीजिए बाय प्लांट रिटर्न, क्योंकि अभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब काम फिनिश हो जाएगा, तो जो आपके पास एसेट बचा हुआ है वो आप एसेट रिटर्न कर दीजिए। अब रिटर्न इन द सेंस क्या हो सकता है कि आप जिनसे लिए हैं आप या तो आप उनको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, काम हो जाने के बाद जो भी है आप अपना एसेट रिटर्न कर दो। तो अगर आप मान लीजिए 100 रुपये का एसेट है आपके पास, 10% डिप्रिशिएशन है, तो डिप्रिशिएशन बुक करने का तरीका क्या है, फिर 100 माइनस 10%, मतलब हम 90 रुपीज़ का यहाँ दिखा करके उसको रिटर्न कर देंगे। अल्टीमेटली 10 रुपीज़ का डिप्रिशिएशन बुक हो गया। तो या तो आप 100 और 90 इस तरीके से बुक कर दो, नहीं तो आप सीधे जो डिप्रिशिएशन पोर्शन है बस उतना ही लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा।
अगर मान लीजिए आप मटेरियल खरीद लिए हैं 100 रुपये का, ठीक है, और आपका पीरियड के एंड में 10 रुपीज़ का मटेरियल बच गया, हम अमाउंट बहुत माइनर सा ले रहे हैं समझाने के लिए, तो 100 रुपीज़ का अगर मटेरियल खरीदें और 10 रुपीज़ का मटेरियल अगर मान लो बच गया, तो बच गया तो बेसिकली क्या है कि ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो या तो जो सप्लायर से लिए उसको रिटर्न कर दो और नहीं तो अपने गोडाउन में रखवा दो। तो याद रखिएगा 100 का अगर ले रहे हैं और 10 का अगर बच गया तो एट द एंड मतलब कितना का मटेरियल यूज़ हुआ, 90। तो हम लोग 90 या तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोल के लिख सकते हो, नहीं तो अगर 100 का परचेजेस लिख दिए तो 10 का जो रिटर्न हो रहा है वो बुक कर दो, अल्टीमेटली 90 बुक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाई मटेरियल्स रिटर्न। ठीक है। और एक चीज़, मान लीजिए अगर सब में बोलता है कि जो मटेरियल खरीदे हैं उसमें से कुछ पोर्शन मटेरियल डिस्कार्ड हो गया, ख़राब हो गया या लॉस्ट हो गया, तो आपको किस तरीके से उसका बुकिंग करना है ध्यान रखिएगा। सपोज कर लो 100 के अंदर में बोलता है 20 का मटेरियल्स ऐसा था जो ख़राब हो गया, फिर कंपनी उसको बेच दी, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कितने में बिका बाई बैंक अकाउंट। ठीक है। सपोज कर लो 20 का मटेरियल बोलता है ख़राब हो गया, उसको हम बेच दिए, और 20 का आइटम हम 15 में बेच दिए, तो 5 का लॉस खाएं, तो 5 का लॉस और 15 में बिका दोनों आपको यहीं बुक करना है। मटेरियल्स आप बेच दे रहे हैं तो उसको हम लोग स्क्रैप में बेचते हैं, तो उसको आप इसको यहाँ स्क्रैप से लिख सकते हैं 15 में, और जो पोर्शन आप लॉस खाएं उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल। ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट में बुक कर दो। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर आपका मटेरियल जैसे अभी यहाँ पे बोले कि ख़राब हो गया तो आप उसको बेच दिए, तो बाई बैंक अकाउंट लिख दिए, 15 में बिक गया, और जितना पोर्शन का लॉस हुआ वो यहाँ पे बुक हो गया। याद रखिएगा जितना रुपया का मटेरियल डिस्कार्ड हुआ है वो पोर्शन यहाँ बुक हो जाना चाहिए। जैसे हम बोले 100 में से 20 का मटेरियल डिस्कार्ड हुआ है तो 20 यहाँ पे ब्रेक करके बुक हो जाना चाहिए। ठीक है। अब 20 का आपको देखना पड़ेगा कि 20 का अगर आइटम डिस्कार्ड हुआ है उसको बेच रहे हैं तो बिक रहा है अगर 15 में, तो 5 का लॉस आप यहाँ बुक कर दो। ठीक है। अल्टीमेटली 20 का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए, तभी काम होगा। कभी कभी सब में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे देता है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है एग्जैक्ट कितना रुपया का यूज़ हुआ। अभी मान लीजिए हम ऐसे बोले 100 रुपीज़ का मटेरियल खरीदें, 20 का मटेरियल डिस्कार्ड हो गया जो कि हम बेच बाच के ख़त्म कर दिए, और यहाँ पे 10 रुपीज़ का मटेरियल पीरियड के एंड में रिटर्न कर दिए, वो मेरा बच गया था, उसका कोई काम नहीं, हम उसको रिटर्न कर दिए। तो 100 का खरीदें जिसमें 20 का बेकार हो गया और 10 मेरा यूज़ ही नहीं हुआ, तो 100 में 30 यानी कोई काम का नहीं आया, तो यूज़ कितने का हुआ फिर 70 का। तो उसको आप चाहे तो मटेरियल कंज्यूम बोल के लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा अगर मटेरियल कंज्यूम लिख दिए तो फिर परचेजेस कितना का बिका, कितना का रिटर्न हुआ, कितना का डैमेज हुआ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या तो कंज्यूम और नहीं तो फिर या तो पूरा ब्रेकअप चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इतना हो जाने के बाद बेसिकली सारा कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर कर लिए। फिर डेबिट साइड का सारा जोड़िएगा खर्चा, क्रेडिट साइड का वो आइटम है जो बेसिकली खर्चा है ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग खर्चा नहीं बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर इतना खर्चा लगा और ये पोर्शन अगर आपका खर्चा कंसिडर नहीं हुआ इसमें से, तो एग्जैक्ट नेट में कितना खर्चा हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्ट टिल डेट, मतलब बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बुक करेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन। इसको हम लोग ये बोलते हैं कॉस्ट टिल डेट, अभी तक कितना खर्च हुआ। ठीक है। तो आपका जो भी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप इस ईयर में ले रहे हैं उसको इस ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो भी करंट ईयर में अगर कंप्लीट हो रहा है तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट जानने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्ट कितना खर्चा लग रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में इतना खर्चा लगा और ये सब खर्चे कंसिडर नहीं हुए हैं इसमें से, तो नेट में खर्चा हमारा इतना लगा। अब इसको ब्रॉट डाउन कर दीजिए, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो ये हमारा अभी तक खर्चा लगा है कॉस्ट टिल डेट। अब क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है और हमारा काम यहाँ पूरा हो गया, तो हम ये काम पूरा होने का पैसा किससे लेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किससे लेंगे, कॉन्ट्रैक्टी से। तो यहाँ पे दिखा दो कि हमको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेना है, वो हमारा इनकम है, तो क्रेडिट साइड में ही लिखना है।
बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या पैसा लोगे आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का? ठीक है, मान लीजिए कि आपका सारा यहाँ पे 500 रुपया खर्चा हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है आपका पूरा करने का वो था 700। तो 700 मिलना है जबकि खर्चा हमारा 500 हुआ है, तो आपका प्रॉफिट नेट कितना हुआ? 200 रुपया का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। प्रॉफिट। ठीक है, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट लिख दीजिए और ये खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा वो बेसिकली टू फोल्ड अकाउंटिंग है। पहला पार्ट में बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकालना है, दूसरे पोर्शन में आपको कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा एक और अकाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट। सब में अगर बनाने भूलेगा तो आप बना दीजिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको क्रॉस पोस्टिंग कीजिए कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कितना पैसा मेरे को लेना है? मान लो 700 रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जैसे यहाँ पे लिख दिए, तो हम लिख दिए कि 700 रुपया मेरे को लेना है। मान लीजिए ये काम पिछले साल स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ 200 रुपये एडवांस ले लिए हैं। ठीक है, तो 700 रुपया का काम में अगर हम पिछले साल 200 ले चुके हैं, मतलब काम हम ऐसा समझ रहे हैं कि पिछले साल काम स्टार्ट हुआ था लेकिन पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन हम 200 रुपये एडवांस ले लिए थे, अब इस साल इस काम को फिनिश कर दिए हैं। तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि 700 में आप 200 रुपये ले लिए हो। तो यहाँ पे दिखा दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांस रिसीव्ड, कि हम पिछले साल 200 रुपये एडवांस ले लिए थे। अगर सब में दिया है तो सिंपल सा बात है, इस साल काम कंप्लीट हो गया है तो बाय बैंक अकाउंट लिख देना, बैलेंस मनी रिसीव्ड। ठीक है, बैलेंस मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट बना लेंगे। सर अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पिछले साल को एडवांस लिए हैं, तो सिंपल सा बात है, 700 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है, काम पूरा हो भी चुका है तो प्राइस आपको पैसा मिल ही जाएगा, तो पूरा 700 रुपये यहाँ लिख के ख़त्म कर देना बाय बैंक अकाउंट बोल के। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा कि नाम समझ में आता है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है, काम भाई इस साल कंप्लीट तो नहीं होगा, मतलब काम आधा अधूरा रह जाएगा। और जब काम आधा अधूरा रह जाता है तो ऐसा आधा अधूरा काम को क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो सिंपल सा बात है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होगा? काम तो हम पूरा कर ही नहीं रहे हैं, तो जितना पोर्शन आप काम कंप्लीट कर रहे हैं साल के एंड तक, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उतना पोर्शन जो आप कंप्लीट किए हैं उस पोर्शन का काम को आप पहले क्या करो, इंजीनियर या टेक्निकल सर्वेयर से उसका सर्टिफिकेशन लो। मतलब वो कंप्लीट हुआ है कितना पोर्शन, उसके उसका सर्टिफिकेशन उनसे लेना पड़ेगा कि भाई ये जो काम किए हैं उसके बारे में आप जेन्युइनिटी बता दीजिए कि ये काम सही हुआ है कि नहीं। और जितना पोर्शन काम हुआ है, अगर इंजीनियर या टेक्निकल सर्वेयर उसको सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये काम सही हुआ है, तो उतना पोर्शन का जो वर्क है, उतने पोर्शन का जो वर्क है, उतने रुपए का जो पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आप कॉन्ट्रैक्टी के सामने डिमांड कीजिए और वो पैसा आप ले लीजिए। मतलब हम उतने ही पोर्शन को अपना रेवेन्यू मान सकेंगे, क्योंकि काम ही हम आधा अधूरा कर रहे हैं। तो आधा अधूरा में जो काम इंजीनियर के द्वारा अगर सर्टिफाई हो गया कि हाँ ये जो आप आधा अधूरा काम किए हैं वो सही किए हैं, तो उतना पोर्शन का जो भी काम बनता है, जो भी प्राइस बनता है, वो ही मेरा रेवेन्यू यहाँ बनेगा। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू वुड बी डिटरमाइंड on the basis of
वर्क सर्टिफाइड बाय इंजीनियर ऑब्लिक टेक्निकल सर्वेयर ऑन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू जो डिटरमाइन होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर जितना भी पोर्शन वर्क इन प्रोग्रेस पे सर्टिफाई करके देगा उसी के बेसिस पे आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए? तो यहाँ लिखिए इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ बनाइए कॉन्ट्रैक्ट नंबर डैश 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 अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका पहले से आपके पास कुछ मटेरियल्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 मटेरियल्स एट साइट। पिछले साल अगर आप काम लिए थे और वहाँ पे कुछ मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास प्लांट भी पड़ा हुआ था साइट पे तो भी आप यहाँ लिखिएगा 2 प्लांट एट साइट। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर में भी आप अगर कुछ मटेरियल्स खरीद रहे हैं तो आप यहाँ लिखिए 2 मटेरियल्स परचेजेस। जो लेबर को आप पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पे लिखिए 2 लेबर एक्सपेंसेस। सब कॉन्ट्रैक्ट का जो खर्चा है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अदर कोई भी ओवरहेड्स लगा है तो वो भी यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्योंकि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो पीरियड के एंड में काम पूरा होने से रहा। ठीक है, तो जो मटेरियल्स आपका काम पूरा होने में बच गया तो आप यहाँ पे लिखिएगा बाय मटेरियल्स एट साइट कैरेट डाउन। इतना रुपये का मटेरियल बच गया है। ठीक है, फिर सेम अगर समय बोलता है कि कुछ मटेरियल्स हम डिस्कार्ड हो गया, बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, जितना में बिका स्क्रैप सेल। उसमें अगर लॉस हो गया तो बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा कि मटेरियल्स डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और वो मान लीजिए डिस्कार्ड इन द सेंस क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसको बेचे नहीं, हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम मिला तो बाय बैंक ही लिखिएगा और यहाँ पे स्क्रैप सेल नहीं, वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव लिख दीजिएगा। फिर आपको जितना पोर्शन, अगर आपको इंश्योरेंस कम मिला तो वो पोर्शन आपका लॉस हो गया, बाई कॉस्टिंग पीएल ही लिखना है। तो उसमें कोई और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं प्लांट एट साइट वाला बात। अब क्योंकि प्लांट का हम अगर ओपनिंग बैलेंस लिख दिए तो इसका डिप्रिसिएशन फिर कैसे बुक करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस लिख के ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाई प्लांट एट साइट कैरेट डाउन। तो अगर मान लो 500 रुपये का मैंने प्लांट आपके पास ओपनिंग डेट पे था, ड्यूरिंग देयर में 10% डिप्रिसिएशन है, तो 500 में 10% डिप्रिसिएशन माइनस करके 50 मैंने 450 आपको बाहर यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और भी प्लांट के साथ एडजस्टमेंट आ सकता है एसेट्स के साथ। जैसे मान लो एसेट्स कुछ रिटर्न कर दिए, या सब में बोल दिया कि एसेट कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, या एसेट कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो फिर उसको आपको सेपरेटली ढंग से कैलकुलेट करके लिखना होगा। याद रखिएगा एक चीज़ बात, अगर आपको वो डिप्रिसिएशन एकदम क्लियर पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इस साल का इतना ही डिप्रिसिएशन होगा तो आप डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लिख दिए तो फिर कितना प्लांट साइट पे था, कितना प्लांट बच गया, कितना प्लांट रिटर्न हो गया, कितना प्लांट ट्रांसफ़र हो गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, आप ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न, फिर ट्रांसफर्ड से लिख करके एक ही चीज़ बुक करना चाहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो अगर आपके पास डिप्रिसिएशन पता है तो वो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो फिर ये सारा इतना इन्फॉर्मेशंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और कि हम चाहें तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स भी लिख सकते हैं एक बार में। ठीक है,
अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे, फिर हम लोग को ये पता चलेगा इतना खर्चा हुआ है, ये सब खर्चा नहीं है, तो साल के एंड में कितना रियल में खर्चा है कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पता चल जाएगा भाई, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलेंगे कॉस्ट टिल डेट। ठीक है, फिर हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन। ठीक है, थोड़ा देर के लिए सोचो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में 1000 रुपया खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट में 1000 रुपया खर्चा हुआ है। अब क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, खर्चा तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट में 1000 रुपया खर्चा हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बेसिकली कैसे देखना होगा, क्योंकि काम तो यहाँ आधा अधूरा रह गया है, वर्क इन प्रोग्रेस मैंने सेमी फिनिश्ड है, आधा अधूरा है, तो जितना भी पोर्शन आधा अधूरा है उसका पहले क्या करना है, इंजीनियर से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, मतलब प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि इतना रुपये का काम एक्चुअली हुआ है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको रेवेन्यू मांगना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेवेन्यू निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई WIP कैरिड डाउन, क्योंकि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के बेसिस पे ही अपना रेवेन्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि 1000 रुपये का काम में कितना रुपया का काम आपका हुआ नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आप खर्च कर दिए लेकिन वो इंजीनियर उसको पास नहीं किया, इंजीनियर उसके अंदर में कुछ ना कुछ डाउट निकाल दिया कि नहीं इसके अंदर में ये थोड़ा फिनिशिंग सही नहीं हुआ, इतना पोर्शन इनकम्प्लीट रह गया है, तो उसको सर्टिफाई नहीं किया। मान लीजिए 1000 रुपया का जो